हेलो दोस्तों। आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनमें आधुनिक भारत का इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इतिहास के बारे में जब भी बातें होती है तो सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण रहता है और इसी से हर एग्ज़ाम्स में चाहे वह वन लाइनर हो या कोई भी पीसीएस, रेलवे, एसएससी किसी का भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आधुनिक भारत का इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज हम इसी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो सबसे पहले भारत में कौन आया, कब आया, क्यों आया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले भारत में जो आया वो पुर्तगाली कंपनी आया। पुर्तगाली आया तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है जो यहाँ पे कौन सा ऐसा पुर्तगाली था जो सबसे पहले भारत पहुंचा था। तो ये थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नाम के एक नाविक थे जो पुर्तगाल के थे। तो वे 17 मई या 20 मई, देखिए कहीं कहीं क्या होता है, किसी बुक में 20 मई लिखा रहता है, किसी में 17 मई, इसलिए दोनों डेट यहाँ पर दिया गया है। तो 17 रहे या 20 रहे, 1498 ईस्वी में आए। ठीक है, कहाँ पे आए? तो ये आए थे कपक कडापू बंदरगाह का नाम है, कालीकट में है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। ठीक, उनका जो पथ प्रदर्शक या नाविक थे वो थे अब्दुल मजीद। कौन थे? अब्दुल मजीद। भारत के किस राजा ने वहाँ पर कालीकट में उनका स्वागत किए थे? तो ये थे जमोरिन। ठीक है, तो जमोरिन जो थे इनका स्वागत किए थे। चलिए, और ये क्या किए थे यहाँ से? जब वास्को डी गामा भारत आए तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए। तो यहाँ पर क्या था, इंडिया में उनको मसाले जो थे वो मिले। मसाले जब मिले तो उस मसाले को पुर्तगाल ले जाकर वहाँ पे 60 गुना जो थे, 60 गुना मुनाफा के साथ उसे बेचे। उनको जब यहाँ से मसाले ले गए केरल से तो वहाँ पे पुर्तगाल में जाकर उनको बेचने पे उसे 60 गुना मुनाफा हासिल हुआ। ठीक, उसके बाद जो है वास्को डिगामा के बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जिसने ब्राज़ील की खोज की थी, वो भी भारत आए। और भारत जो आए वो 13 जहाज लेकर आए। कितने जहाज लेकर आए थे? 13 जहाज लेकर आए। तो मैगलन जो थे, उसके बाद मैगलन संपूर्ण विश्व की यात्रा समुद्री मार्ग से, सबसे पहले समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व की यात्रा करने वाले कौन थे? वो थे मैगलन। ठीक है, तो सबसे पहले आए वास्को डी गामा 17 मई या 20 मई 1498 ईस्वी को। कौन से बंदरगाह पे? तो कपक कडापू बंदरगाह पे, जो कि कालीगढ़ कट में है। ठीक है, और उनका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उसने स्वागत किए। वास्को डी गामा के पथ प्रदर्शक या नाविक कह सकते हैं, वो कौन थे? वो थे अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा यहाँ से मसाला लेकर गए और वहाँ पुर्तगाल में उन्हें 60 गुना मुनाफा हुआ। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो थे वो ब्राज़ील की खोज किया था। उसने भारत आया कितना? 13 जहाज लेकर। ठीक है, और संपूर्ण विश्व की यात्रा समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम किसने पूरा किया था? तो मैगलन ने किया था। तो इतना तक कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं। डेट्स जो है वो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स को याद रखना जरूरी है, जो कब क्या हुआ था। तो देखिए, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा फिर
भारत आए। उसके बाद 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क आए। 1503 में ही कोचीन में फैक्ट्री के स्थापित किया गया। कोचीन में जो है वो फैक्ट्री स्थापित हुआ। 1498 में यूरोप में स्थापना हुई थी कंपनी की, ठीक है। और 1503 ईस्वी में भारत में कंपनी की स्थापना। 1505 में डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो 1505 में भारत आए। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक डी अल्मीडा जो थे, डी अल्मीडा जो थे वो नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति, कौन सी? नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति। तो ये नीले पानी की नीति है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, तो अरब, मिस्र, गुजरात सभी अरब से आए तो पुर्तगाली थे। यहाँ पे पुर्तगाली नौसैनिक सर्वोच्चता, यहाँ पर जो है डी अल्मीडा जो थे वो नौसैनिक सर्वोच्चता, नौसेना को सुदृढ़ किए, नौसेना को मजबूत किए। उनका मानना था कि नीले पानी की नीति से हम सभी पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ हद तक किए भी। अब देखिए नीले पानी की नीति जो है वो एक कार्टज नाम से जाना जाता है। कार्टज जो है, कार्टज का अर्थ है परमिट। किसी भी, जैसे हिंद महासागर में जो थे व्यापार करने वाले भारतीय, अरब तथा मुगल को अरब सागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। इसके बदले में पुर्तगाली सुरक्षा उपलब्ध कराते थे। तो इसी चीज को क्या बोला जाता था? कार्टज। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, ठीक है, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी में तक रहे यहाँ पे। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। 1510 ईस्वी में उसने गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना, मतलब लड़के छीन लिए। 1511 ईस्वी में मलक्का तथा 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के होर्मुज बंदरगाह को जीता। आजकल होर्मुज बंदरगाह ज़्यादातर सुर्खियों में है। अल्बुकर्क ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया। भारतीय राजाओं की कन्याओं के साथ विवाह करने को प्राथमिकता दिया, ठीक है। सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला यूरोपीय अल्बुकर्क था। सती, ये क्वेश्चन बन सकता है, जो सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो ये थे अल्बुकर्क। उसने अपने क्षेत्र में इस प्रथा को बंद करवा दिया था। अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई एवं इसकी कब्र जो है वो भी गोवा में है। अल्बुकर्क के बाद नूनो दा कुन्हा 1529 से 1538 तक गवर्नर बने। तो अल्बुकर्क के बाद महत्वपूर्ण गवर्नर नूनो था, ठीक है, नूनो दा कुन्हा। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। कोचीन पहले कोचीन राजधानी था, अब गोवा को बना दिया गया। किसने बनवाया? तो नूनो दा कुन्हा ने। 1534 में बेसिन तथा 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं पुर्तगालियों का प्रभाव। पुर्तगाली जो भारत में है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे, तो उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों को भारत में प्रवेश का मार्ग मिला, ठीक है। समुद्री मार्ग की खोज हो गई। इसके चलते यूरोप की जो कंपनियां थी वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने लगे। भारतीय उत्पाद का यूरोप में प्रसार। भारतीय उत्पाद का जो है, भारतीय मसाले, कपड़े, इस सब का प्रसार जो है यूरोप में होने लगा। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार। भारत में क्या हुआ? तो ईसाई धर्म का प्रचार हुआ,
क्योंकि वहाँ से ईसाई सब आए, अपने धर्म को यहाँ पे फैलाने की कोशिश किया और फैलाए भी। तम्बाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा, काजू इत्यादि फसलों का उत्पादन भारत में प्रारंभ। भारत में इससे पहले ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। तो पुर्तगाली सब जब आने लगे, भारत आए, तो अपने साथ इन सब चीज़ों के बीज लेके आए और यहाँ पे उगाना चालू किए, प्रारंभ किए। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास भी पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही हुआ था। पुर्तगालियों के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण आए विदेशी, वो थे डच। तो डच जो थे, वो प्रथम डच यात्री कार्नेलियस हॉटमैन था। ठीक है। 1596 ईस्वी में उसने सुमात्रा की यात्रा की तथा बाद में भारत की। सबसे पहले 1596 ईस्वी में उसने सुमात्रा की यात्रा की थी तथा इसके बाद में भारत की। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। 1602 ईस्वी में कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत एवं पूर्वी क्षेत्र में व्यापार का आज्ञापत्र दिया गया। डचों ने भारत से पहले सूती कपड़ा, रेशम, अफीम तथा सोरा का व्यापार किया। बाद में उसने भारत से नील एवं मसालों का भी व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है। भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजार में पहुंचाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। यूरोप के बाजार में जो भारतीय कपड़े, पुर्तगाली जो आए थे वो ज़्यादातर मसालों का व्यापार करते थे, लेकिन डच जो थे वो मसालों के साथ साथ नील, कपड़े, इन सब का भी व्यापार करने लगे। तो भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजार में पहुंचाने का श्रेय जो है वो डचों को दिया जाता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? तो ये थे मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे 1605 ईस्वी में। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में प्रारंभ किया। 1632 में 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में किए थे। उसके बाद यहाँ पे 1632 में पटना में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1759 ईस्वी के बेदरा का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध सब है। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। अंग्रेज जो थे वो डच को पराजित कर दिए। इस युद्ध द्वारा भारत में डचों का पतन हो गया। ये तो बाद की बात है। अभी जब आए थे, इन लोगों के बाद आए, 1600 ईस्वी में आए थे वो अंग्रेज। तो इससे पहले की बात, तो ये लाइन जो है वो बाद के लिए है, लेकिन डच का एक जगह इकट्ठा है, इसीलिए यहाँ पे इनका पतन के बारे में भी दिया गया है, जो कैसे पतन इसका हो गया। तो बेदरा का जो युद्ध था उसके साथ ही यहाँ का इसका डच का भारत से पतन हो गया। देखिए, तो पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया और उसके बाद अंग्रेज आया। यही अंग्रेज जो थे वो 200 सालों तक भारत पे राज किए। बाद बाकी जो भी थे वो थोड़े थोड़े समय के लिए थे। तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इतना लंबा नाम था इस कंपनी का। इसकी स्थापना कुछ व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में की थी। अंग्रेज कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम ने किया। उन्होंने कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का? 15 वर्षों का फरमान दिया।
भारत में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से सूरत पहुंचा। कौन से व्यापारी, किस नाम के व्यापारिक जहाज से सूरत पहुंचे? तो रेड ड्रैगन नाम के। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, ब्रिटेन के राजा जो थे जेम्स प्रथम, उनके दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में पहुंचा था। उस टाइम में, जिस टाइम में कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे आया, वहाँ उस टाइम में मुगल शासन चल रहा था। जहांगीर ने, उस टाइम के शासक थे जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी तथा 400 का मनसब प्रदान किया। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ पे स्थापित की? सूरत में स्थापित की। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। फिर से जो थे जेम्स प्रथम ब्रिटेन के शासक, वो 1615 में सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल था। मिल्डेन हॉल तो स्थल मार्ग से, अभी तक जितने भी आए सब समुद्री मार्ग से आए थे। ये जो थे मिल्डेन हॉल, वो स्थल मार्ग से आए थे, स्थल मार्ग से। ठीक है। अंग्रेजों ने सूरत के अतिरिक्त भरूच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, अजमेर, कासिम बाजार, पटना इत्यादि में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे भारत के बहुत सारे शहरों में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने लगे। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया। इसमें 500 पैगोडा प्रतिवर्ष के बदले मुक्त व्यापार का फरमान दिया गया। इसी के चलते भारत में अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो गया था, मुक्त व्यापार का फरमान देने से। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, राज्यों से संधि करने, संदिग्ध नहीं है यहाँ पे, यह है आपका संधि, प्रिंट का मिस्टेक है, संधि करने, न्यायिक कार्य करने आदि का अधिकार प्रदान कर दिया। तो देखिए 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय, ये जो थे भारत के चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मुद्रा ढालने, मतलब अपना सिक्का बनाने का भी दे दिया, किला बना सकते हैं उसका भी परमिशन दे दिया, अधिकार दे दिया। तो इन सब चीज़ों से अंग्रेज जो थे वो भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथेरीन से हुआ। चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो था वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथेरीन से हुई। चार्ल्स को उपहार में बम्बई का बंदरगाह प्राप्त हुआ था। तो पुर्तगाली जो थे वो चार्ल्स को बम्बई का बंदरगाह उपहार में या दहेज कह सकते हैं उसमें दिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई दे दिया। ठीक है। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड आंगियर ने आधुनिक मुंबई की नींव रखी। तो आधुनिक मुंबई की नींव रखने वाले कौन थे? तो ये थे गैरोल्ड आंगियार। 1688 ईस्वी में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने मुगल जहाज़ों को लूटा। किसने मुगल जहाज़ों को लूटा था? तो सर जॉन चाइल्ड ने। औरंगजेब ने इसके विरोध में पटना, कासिमपुर, मसूलीपट्टनम, सूरत आदि में जो कोठियाँ बनाई थी अंग्रेजों ने, उसे छीन ली। किसके विरोध में? तो यहाँ पे मुगल के जहाज़ों को जो लूटे थे, किसने? सर जॉन चाइल्ड ने, इसके विरोध में। बाद में 1700 पाउंड के दंड के बाद अंग्रेजों को क्षमा कर दिया, लेकिन सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया।
1717 ईस्वी में मुगल शासक जो थे फर्रुख सियर का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये अधिकार पत्र जो था। इसमें कहा गया था कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार, 30,000 वार्षिक कर के बदले में मुक्त व्यापार की छूट, 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार की छूट, और बम्बई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया। इतनी सारी छूट प्रदान किए गए, अधिकार प्रदान किए गए ये मुगल शासक फर्रुख सियर का अधिकार पत्र के द्वारा, जिसे कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज जो थे, तो अंग्रेज इंडिया में थे ही, उसके बाद जो थे वो डेनिश आए। ठीक, डेनिश व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई तथा उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में ट्रांकेवर तमिलनाडु में स्थापित की। दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की गई। किसके द्वारा? डेनिशों के द्वारा। डेनिश कंपनी अंग्रेजी प्रतिद्वंद्विता एवं कूटनीति के सामने भारत में नहीं टिक सका। अंग्रेजों के चलते जो थे वो डेनिश कंपनियां नहीं टिक सकी। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए। फाइनली 1745 ईस्वी में जो थे डेनिश भारत से पूरी तरह से चले गए। डेनिश के बाद जो थे वो फ्रांसीसी भी आए। तो फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में भारत आए। लुई 14वां के समय कोलबर्ट फ्रांसीसी मंत्री के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी फ्रांसीसियों ने। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरौन या फ्रैंको-केर के नेतृत्व में फ्रांसीसी दल भारत पहुंचा। 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी। अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित की थी। फ्रांसीसी केरौन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी केरौन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसियों ने मद्रास के पास पांडिचेरी को 1674 ईस्वी में विकसित किया। पांडिचेरी को कब विकसित किया गया? 1674 ईस्वी में, तथा वहां फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था तथा मसूलीपट्टनम, कराईकल, माहे, चंद्रनगर तथा सूरत में इनके कार्यालय थे। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसे कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, जो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो ये अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों का जो था युद्ध, उसके बारे में। तो चलिए यहाँ युद्ध का प्रथम युद्ध दिया हुआ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसे अडियार का युद्ध भी कहा जाता है, 1748 में हुआ था। तो 1746 से 1746 में स्टार्ट हुआ, 1748 में खत्म हुआ। कारण इसका क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध ये था। संधि, इस युद्ध की समाप्ति पर जो संधि हुई थी, उस संधि का नाम था एला सापला, जो 1748 में हुई थी। ठीक है, एला सापला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अंबुर का युद्ध, 1749 से 54, 1749 में स्टार्ट हुआ, 1754 में खत्म हुआ था। कर्नाटक एवं हैदराबाद उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण इसके कारण थे। इस युद्ध के पश्चात जो संधि हुई उसे हम पांडिचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसे कहाँ चला गया, जो 1755 में हुई थी पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, जिसे बांडीवास का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसमें काउंट लाली जो थे वो सेनापति थे। तो 1700 ये हुआ था 1756 से 63 के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध, 56 से 63 मतलब 7 साल तक युद्ध होता रहा ये।
और इस युद्ध के पश्चात जो संधि हुई वो थी पेरिस की संधि 1763 में। लास्ट युद्ध जो हुई थी 1763 में संधि हुई। इसके बाद जो है वो पूर्व मुगल काल 1526 से 1707 तक के काल को पूर्व मुगल काल माना जाता है, जिसमें कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों ने और इनके और पूर्वजों ने भारत पे शासन किए। लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में ही पढ़ना है और एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चन आते हैं उसको ही देखना। तो इसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का क्रम, उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट थे उनका क्रम जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, उपनाम इनका था शाह ए बेखबर। दूसरा है जहांदार शाह 1712 से 1713 तक शासन किए। इनको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जा गया है, तो ये जहांदार शाह को कहा गया है। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक, तो इसे घृणित कायर, इनका ये सभी का उपनाम है, इसे अच्छे से देखना है। रफ़ी उद दरजात, ये 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक रहे। ठीक। रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध, 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक रहे। इनका उपनाम जो था वो शाहजहां द्वितीय था। उसके बाद मोहम्मद शाह सम्राट हुए, वो 1719 से 1748 तक रहे थे। तो 1719 से 1748 लंबे समय तक रहे। इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। तो इन सभी में ये बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जो था वो जफर भी था। तो शाह ए बेखबर, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, शाहजहां द्वितीय, रंगीला बादशाह और जफर, ये सभी क्या है, उपनाम है। तो सबसे पहले अब बहादुर शाह प्रथम के बारे में देखते हैं। 1707 से 1712 तक शासन किए थे। तो मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जीवित तीनों पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। मुअज्जम ने सबसे पहले आगरा के समीप जजाओं के युद्ध में आजम को, फिर हैदराबाद के निकट बीजापुर युद्ध में कामबख्श को हराकर स्वयं मुअज्जम जो थे वो खुद बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए। सत्ता प्राप्त करने के बाद बहादुर शाह ने अन्य समकालीन शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मैत्री अथवा मेल मिलाप की नीति अपनाई। शांतिपूर्ण मैत्री अथवा मेल मिलाप की नीति जो थी वो अपनाने वाले जो थे वो बहादुर शाह प्रथम थे। जैसे मराठों के संबंध में उसने संभाजी के पुत्र साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था। ठीक है, मित्रवत रहते थे। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर उन्हें 5000 की मनसा प्रदान किया। इतिहासकार खफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी। शाह ए बेखबर की उपाधि जो है बहादुर शाह प्रथम को किसने दी थी, तो ये थे इतिहासकार खफी खान। इतिहासकार सिडनी ओवन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह जो है वो गद्दी पर बैठे, जो कि 1712 से 1713 एक साल के लिए रहे। तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद पुनः उसके चारों पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शान के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया।
सभी पुत्रों में जहांदार शाह दरबार के ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी पर बैठा और शेष तीनों भाई इस संघर्ष में मारे गए। जहांदार शाह ने जुल्फिकार के सहयोग के बदले उन्हें अपना वजीर नियुक्त किया। इसके शासनकाल में शासन की पूरी बागडोर वजीर जुल्फिकार खान के हाथ में थी। उसने जुल्फिकार के परामर्श से जजिया कर का अंत कर दिया, जो लागू किया गया था पहले। उसने इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। जहांदार शाह प्रेमिका लाल कुंवर वेश्या से अत्यधिक प्रभावित था। उनके शासन के प्रति उदासीन रहने और विलासितापूर्ण व्यवहार के कारण लोग उन्हें लंपट मूर्ख की संज्ञा देते थे। फर्रुखसियर फरवरी 1713 में फर्रुखसियर सम्राट बना तथा बादशाह बनते ही अब्दुल्ला खान को वजीर और हुसैन अली खान को मीर बख्शी नियुक्त किया। फर्रुखसियर ने दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी चिनकिलिज खान को, जो कि निजाम उल मुल्क के नाम से चिनकिलिज खान जाने जाते थे, पर को सौंपी। 1716 में फर्रुखसियर के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा सिख नेता बंदा बहादुर को गुरुदासपुर के दुर्ग से बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और यातना देकर मार डाला गया। फर्रुखसियर के काल में 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया गया, जिसका नाम मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा जो है वो फर्रुखसियर के काल में दिया गया था, जिसके तहत बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए थे अंग्रेजों को। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया। फलतः सैयद बंधुओं ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मराठों से संधि कर ली तथा फर्रुखसियर की हत्या कर दी। तो फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। फर्रुखसियर एक दुर्बल, कायर और निंदित सम्राट था, अतः उसे घृणित कायर भी कहा जाता था। अब ये है रफी उद दरजात। तो फर्रुखसियर की हत्या के पश्चात सैयद बंधुओं ने रफी उद दरजात को गद्दी पर बैठाया। यह सबसे कम समय 3 माह 4 दिन तक शासन चलाने वाला मुगल बादशाह था। तो सबसे कम समय तक शासन चलाने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये था रफी उद दरजात। जून 1917 में क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं के कारण इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रफी उद दौला 6 जून से 17 दिसंबर 1719 तक। तो सैयद बंधुओं ने रफी उस शान के दूसरे पुत्र रफी उद दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि, ये है शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठाया। सितंबर 1917 में पेचिश रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इनके रफी उद दरजात जो थे उनका क्षय रोग से हुआ था मृत्यु, और इन्हें हो गया था पेचिश रोग से। किसका? रफी उद दौला का। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। तो रफी उद दौला के आकस्मिक मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने जहान शाह बहादुर शाह प्रथम का चौथा पुत्र के 18 वर्षीय पुत्र को मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता था, सितंबर 1719 में गद्दी पर बैठाया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर से मोहम्मद शाह तक 4 शहजादों को बादशाह बनाया। परिणाम स्वरूप इतिहास में उन्हें सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है? शासक, निर्माता या राजा बनाने वाले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 4 शहजादों को बादशाह बनाया था। गद्दी पर बैठने वाला के बाद सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप से मुक्ति के लिए सम्राट मोहम्मद शाह ने तुरानी गुट के सरदार चिनकिलिज खान निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। जिन्होंने इन्हें बादशाह बनवाया, उन्हें ही ये जो थे मोहम्मद शाह, वो सैयद बंधुओं की ही हत्या करवा दी। तो जिसने राजा बनाया उसे ही हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर
को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कब? 1720 में मोहम्मद शाह के द्वारा। ईरान, जो फारस के नाम से जाना जाता था, के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच जो है वो करनाल में युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। 20 मार्च 1739 को विजेता के रूप में नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया। मई 1739 में नादिर शाह ने अपने वतन लौट गया। लौटते समय उसने शाहजहां के तख्ते तौस, जिसे कि मयूर सिंहासन के नाम से जाने जाते हैं, कोहिनूर, हीरा सहित बड़ी मात्रा में सोना चांदी लूटकर अपने देश ले गया। किसने? नादिर शाह ने। कब? तो 1739 में। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। उसके शासनकाल में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। उसके बाद है अहमद शाह, 1748 से 1754। मोहम्मद शाह के शासनकाल में विघटन की प्रक्रिया को जो गति मिली थी, वह अहमद शाह के समय और अधिक तीव्र हो गई। सम्राट ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ कर स्वयं वजीर बन गया तथा आगे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा करके कारागार में डाल दिया और शहजादा अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। तो आलमगीर द्वितीय जो थे, अपने वजीर गाजी उद्दीन, जिसे इमादुल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी, का कठपुतली शासक था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय ने अपने को स्वतंत्र करने के लिए इमादुल मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र किया, लेकिन समय रहते षड्यंत्र का पता चलने के कारण इमाद ने उसकी हत्या करवा दी। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही 1757 इसका प्लासी का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव व्यापारी से साम्राज्य स्थापित करने की नींव कब पड़ी थी? तो प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में, जो कि आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। अब उसके बाद शाहजहां तृतीय 1759 ईस्वी में। तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर पटना में था। अली गौहर, वहीं उसने स्वयं को शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय का नाम जो था वो क्या था? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर, जो कि पटना में उस समय में था। तो उसने स्वयं को शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह घोषित किया। इसी समय इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। इस तरह आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए अलग अलग स्थानों पर दो बादशाह थे। शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किए। शाह आलम द्वितीय के काल में 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों को निर्णायक पराजय मिली। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया। इस युद्ध में मीर कासिम की ओर से अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने भी हिस्सा लिया था। इस युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने 1765 में अंग्रेजों से
इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। शाह आलम के काल में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा 1806 में ही उसकी मृत्यु हो गई, शाह आलम द्वितीय की। अकबर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 तक। तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में, किसके संरक्षण में? अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय का पुत्र जो था अकबर द्वितीय, वो अकबर शाह द्वितीय के शासन समय मुगलों की टकसाल बंद हो गई सिक्के ढालने की, और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया। ये मैग्ना कार्टा के द्वारा जो अपनी मुद्रा छापने का अधिकार दिया गया था, उसका प्रभाव बाद में पड़ने लगा। उसने पेंशन संबंधी शिकायत के निवारण के लिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय जो थे वो राजा की उपाधि देकर अपनी दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा था। इसके समय में बादशाह लाल किले में सिमट कर रह गई थी। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो मुगल का शासन जो था पहले विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो लेकिन 1837 ईस्वी में आकर जब अकबर द्वितीय की मृत्यु होती है, तो उससे पहले उन्हीं के समय में शाह आलम द्वितीय के समय अकबर द्वितीय के समय में लाल किले तक ही मुगल सल्तनत सिमट कर रह गई थी। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अब अकबर द्वितीय का पुत्र जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। उसके बाद मुगलों की कहानी खत्म हो गई थी। असद उल्लाह खान गालिब बहादुर शाह जफर के शिक्षक थे। तो बहादुर शाह जफर के जो थे शिक्षक थे कौन? असद उल्लाह खान गालिब। बहादुर शाह स्वयं जफर उपनाम से शायरी लिखा करते थे। वह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले पहले मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार किया और मुकदमा चलाया। अंततः उसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। तो मुगल साम्राज्य के जो पतन थे उसके कारण क्या क्या थे वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो उत्तरकालीन दुर्बल एवं अयोग्य शासक। शुरुआत में मुगल साम्राज्य में जो भी शासक थे एकदम अच्छे थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और अच्छे ढंग से शासन कार्य किए थे। लेकिन उसके बाद जो थे जितने भी शासक आते गए वो अयोग्य थे, दुर्बल थे। दरबारी गुटबंदियाँ, दरबार में जो थी वो गुटबंदियाँ ज़्यादा होने लगी थी राजनीति के चलते। वंशबदारी व्यवस्था का विघटन हो गया था। सैन्य दुर्बलता, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, मराठा शक्ति का उदय, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और विदेशी आगमन, इन सब चीज़ों से जो है मुगल साम्राज्य के पतन होना स्टार्ट हो गया था। अब इसके बाद जो है वो देशी राज्यों का उदय होना स्टार्ट हुआ। मुगल के शासन के पतन के बाद जो थे अब राज्य जो थे वो स्वतंत्र होने लगे। तो इनमें दो टाइप के राज्य थे, एक स्वायत्त राज्य, एक स्वतंत्र राज्य। स्वायत्त और स्वतंत्र में दोनों में अंतर था। तो स्वायत्त राज्य का मतलब था इन राज्यों की स्थापना मुगल सूबेदारों के द्वारा की गई थी, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध, कर्नाटक। इन राज्यों को उत्तराधिकारी राज्य भी कहा जाता था। और स्वतंत्र राज्य का मतलब था इन राज्यों ने मुगल शासकों के समानांतर स्वयं को संप्रभु घोषित किया। मतलब मुगल शासक के शासन के अधीन नहीं रहे,
वो अलग से अपना राज्य स्थापित किए, जैसे मराठे, मैसूर, सिख राज्य आदि निर्माण के पीछे मुगलों के सामाजिक धार्मिक नीति का प्रतिरोध। स्थापित राज्य एवं उसके संस्थापक। तो जो राज्य सब स्थापित हुए थे मुगलों के पतन के बाद, तो उनके राज्य और उनके संस्थापक को देखते हैं। तो बंगाल के जो थे वो मुर्शिद कुली खान, अवध में जो थे वो सआदत खान, हैदराबाद के संस्थापक थे चिनकिलीज खान, सिख बंदा बहादुर रंजीत सिंह, मैसूर हैदर अली, मराठा शिवाजी पेशवा बालाजी विश्वनाथ, कर्नाटक सआदतुल्लाह खान, जाट भरतपुर जो थे वो चूड़ामन एवं बदन सिंह, त्रावणकोर मार्तंड वर्मा। तो ये थे उनके राज्य और संस्थापक। तो इसे अच्छे से देखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। अब एक एक राज्य करके देखते हैं। तो बंगाल, सबसे पहले बंगाल। तो बंगाल में जो शासन किए थे वो फर्रुखसियर 1717 में सूबेदार थे। इनका मुर्शिद कुली खान को सूबेदार बनाया गया। और फर्रुखसियर जो थे वो मैग्ना कार्टा शाही फरमान जो थे पहले बताए थे वो जारी किए थे बंगाल के लिए। तो बंगाल के प्रमुख नवाब और उसका शासनकाल। तो नवाबों के नाम यहाँ पे है और शासनकाल यहाँ है। तो मुर्शिद कुली खान 1717 से 27, सुजाउद्दीन 1727 से 39, सरफराज खान 1739 से 40, अलवर्दी खान 1740 से 56, सिजाउद्दौला 1756 से 57, मीर जफर 1757 से 60, मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफर 1763 से 65, नजमुद्दौला 1765 से 66, सैफ उद दौला 1766 से 70, मुबारक उद दौला 1770 से 75। तो ये सभी शासक थे। सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर जीत लिया। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण किया। गवर्नर ड्रेक अपने सहयोगियों सहित कलकत्ता भाग गया। हॉलबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाब की सेना का सामना किया, किंतु वह पराजित हुए। 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। नवाब ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा दिया। कलकत्ता का नाम अलीनगर रखने वाले कौन थे? तो वो थे सिराजुद्दौला। इसी समय में एक काल कोठरी की घटना हुई थी जो कि 20 जून 1756 को घटी। इसका विवरण हॉलबेल ने अलाइव द वंडर इस नाम की जो पुस्तक लिखी थी उसमें दिया था। इसके अनुसार कलकत्ता विजय के बाद 146 अंग्रेज कैदियों को नवाब के आदेश पर 18 फीट लंबी और लगभग 14 फीट चौड़ी एक अंधेरी कोठरी में 20 जून 1756 की रात को बंद कर दिया। जून की गर्मी के कारण 21 जून 1756 ईस्वी को 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। हालांकि हॉलबेल के द्वारा प्रचारित इस ऐतिहासिक घटना की सत्यता जो है वो संदिग्ध है, क्योंकि एक ही रात में इतने लोग वैसे भी मर सकते हैं, यह भी संदिग्ध है। अलीनगर की संधि जो कि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। तो ब्रिटेन की शक्तिशाली नौसेना और पैदल सेना क्रमशः एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेजी गई।
क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सभी सुविधाओं को नवाब ने स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों के दस्तक संबंधी अधिकार को नवाब के द्वारा स्वीकृति दी गई। नवाब ने क्षतिपूर्ति के रूप में 13 लाख रुपये दिए। अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने की आज्ञा मिल गई थी और अंग्रेजों को अपना सिक्का ढालने का भी अधिकार मिल गया था मैग्ना कार्टा के हिसाब से। उसके बाद देखते हैं प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। 23 जून 1757 को नदियां जिले में गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान में दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ था। मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व में सेना के एक बड़े भाग ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। मीर मदान एवं मोहनलाल के नेतृत्व में युद्ध हुआ, लेकिन अंततः वे मारे गए। नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कर दी। मीर जाफर नवाब का प्रधान सेनापति था और राय दुर्लभ दीवान थे। मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था। अमीन चंद व्यापारी थे। जगत सेठ बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था और ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पटना हत्याकांड। मीर कासिम के नेतृत्व वाले पटना पर 1763 में अंग्रेज एजेंट एलिस ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने सूचना मिलने के बाद पटना पर अभियान चलाकर पुनः अधिकार कर लिया तथा एलिस की हत्या कर दी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। तो मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। तत्पश्चात तीनों की संयुक्त सेनाओं ने पटना की ओर प्रस्थान किया। इस सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी मेजर भी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के मैदान में आ गए। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को निर्णायक विजय मिली। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी को। तो प्रथम इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। अंग्रेज, बंगाल एवं मुगल। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से कंपनी को सौंप दी गई। किसके द्वारा? इलाहाबाद की प्रथम संधि द्वारा। करा एवं इलाहाबाद जिले के शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। कंपनी द्वारा मुगलों को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया गया। तो ये थे प्रथम इलाहाबाद संधि के द्वारा। अब देखते हैं द्वितीय इलाहाबाद संधि जो हुई थी 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज और अवध के साथ। तो करा एवं इलाहाबाद जिला जो थे वो शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। ठीक है। युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए कंपनी को देना स्वीकार किया। ठीक। अवध में कंपनी को बिना कर दिए व्यापार का अधिकार मिल गया द्वितीय इलाहाबाद की संधि के द्वारा। मैसूर। अब मैसूर स्थान जो है वो भी इतिहास में प्रसिद्ध है। तो तालीकोटा राक्षसी तंगरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध जिसे कि राक्षसी तंगरी का युद्ध भी कहते हैं, 23 जनवरी 1965 के पश्चात विजयनगर राज्य छिन्न भिन्न हो गया। विजयनगर के ध्वंसावशेषों पर 1612 ईस्वी में बैंकट द्वितीय द्वारा मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य में चिक्का कृष्णराज था, परंतु शासन की वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों देवराज और उसके भाई नंदराज के हाथों में थी। इसी समय मैसूर में एक प्रमुख शक्ति के रूप में हैदर अली का उदय हुआ था। हैदर अली का। तो हैदर अली कौन थे जिनका नाम इतना प्रसिद्ध हुआ? तो हैदर अली का जन्म जो है 1721 ईस्वी में मैसूर के कोलार में हुआ। नंदराज ने उसे 1755 में डिंडीगुल के फौजदार का पद प्रदान किया। हैदर ने फौजदार पद पर रहते हुए फ्रांसीसियों की सहायता से वहां डिंडीगुल में
एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 ईस्वी में वह सत्ता की समस्त बागडोर अपने हाथों में लेकर मैसूर का शासक बन गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध, पानीपत में मराठों की पराजय तथा दक्षिण में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ने हैदर अली को अपनी शक्ति और राज्य के विस्तार की सुविधा प्रदान कर दी। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर तथा दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया। टीपू सुल्तान। हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बना। उसने श्रीरंगपट्टनम की स्थापना की तथा उसे राजधानी बनाया। उसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने चांदी के सिक्के चलवाए। आबिदी 87 ग्रेन का, बाकिरी 43 ग्रेन का तथा जाफरी जो है वो 20 ग्रेन का। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष जो हुआ था, तो उस टाइम के युद्ध, कितने युद्ध हुए, गवर्नर कौन थे बंगाल के, संधि कौन सी हुई और विशिष्ट तथ्य क्या था, उसको देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। तो ये उस टाइम में बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड बेरेलस्ट। संधि कौन सी हुई थी, मद्रास की संधि। और विशेष तथ्य कुछ जो थे, वो हैदर दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जिसने अंग्रेज को पराजित किया। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, उस समय में बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। और संधि कौन सी हुई थी, मंगलौर की संधि। और कुछ तथ्य जो है वो है, हैदर की मृत्यु के बाद टीपू के नेतृत्व में युद्ध चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे बंगाल के गवर्नर। संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि और टीपू का आधा राज हाथ से निकल गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1799 में हुआ, उस टाइम बंगाल के गवर्नर लॉर्ड बेलेजली थे। मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार की 1799 ईस्वी में। मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक कृष्ण से सहायक संधि किया। मराठा में शिवाजी बहुत ही प्रसिद्ध हुए 1627 से 1680 तक। तो 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। 20 अप्रैल को पूना के निकट शिवनेर के किले में हुआ था। 1659 में शिवाजी ने सरदार अफजल खान की हत्या की। 1663 में शिवाजी ने शाहिस्ता खान को पराजित किया। ये सब शिवाजी की उपलब्धियां हैं। 1664 में प्रथम सूरत विजय। 1665 में पुरंदर की संधि। 1666 औरंगजेब द्वारा शिवाजी को बंदी बना लिया गया। 1670 में दूसरी बार सूरत का विजय। 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति की उपाधि कब धारण किया गया, 1674 ईस्वी में। 1680 शिवाजी की मृत्यु हो गई 1680 ईस्वी में। संभाजी 1680 से 1689 मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा, जो कि शिवाजी छोड़ के गए थे। कवि कलश को सर्वोच्च अधिकारी बनाया। अकबर द्वितीय को शरण दी। 1689 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। अब राजा राम 1689 से 1700। राजा राम ने अपने को साहू का प्रतिनिधि माना। 1699 में मुगलों के कारण रायगढ़ की जगह सतारा मराठों की राजधानी बनी। 1700 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई राजा राम की। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई 1700 से 1707। ताराबाई ने रायगढ़, सतारा तथा सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिए। 1707 में साहू तथा ताराबाई के मध्य खेरा का युद्ध हुआ था। 1708 ईस्वी में साहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। साहू 1708 से 1749। सतारा राज्य को साहू की राजधानी बनी।
कोल्हापुर राज्य शिवाजी द्वितीय ताराबाई के पुत्र जो थे उसकी राजधानी बनी। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा या मुख्य प्रधान नियुक्त किया। 1731 ईस्वी की वारणा की संधि, सतारा तथा कोल्हापुर के बीच में कौन सी संधि हुई थी? वारणा की संधि। 1749 को शाहू जी का निधन हो गया, उसके कोई संतान नहीं थी। अपनी मृत्यु के पूर्व भी उन्होंने ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। 1750 ईस्वी में रघु जी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया तथा मराठा राजनीति का केंद्र अब पूना हो गया था। पेशवाओं के कालक्रम और नाम, तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, बाजीराव 1740 से 1761, माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773, रघुनाथ राव 1773 से 1774, माधव नारायण राव द्वितीय 1774 से 1796 और बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक। ये थे पेशवाओं के कालक्रम। अब युद्ध जो थे वो आंग्ल और मराठा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782। गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स और पेशवा थे उस टाइम में माधव नारायण राव। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1803 से 1805। गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली और पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1817 से 1818 में हुई थी ये, और उस टाइम गवर्नर थे उस टाइम में लॉर्ड हेस्टिंग्स और पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। उसके बाद जो है वो सिख राज्य है, तो सिख राज्य के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में कश्मीर के पुंछ जिले के रजौरी नामक गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर इसकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व से प्रभावित होने एवं अपना शेष जीवन गुरु के बंदे के रूप में समर्पित करने के कारण इनका नाम बंदा बहादुर पड़ गया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। उसने पंजाब में सिख एवं किसानों को एकत्र कर मुगलों से लगातार 8 वर्षों 1707 से 1715 तक संघर्ष किया। उसने गुरु नानक एवं गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। फर्रुख सियर के शासनकाल में 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बहुत सारे अभी भी टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसके चलते हम अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और अच्छे से इसको देखिए, रिवाइज कीजिए। ये रिवाइज करने के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है, तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। हर एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स को अच्छे से डाला गया है। फिर भी गलतियों की गुंजाइश होने की संभावना रहती ही है, तो जहाँ कहीं आपको लगे कि नहीं यहाँ पे गलत है, तो आप कमेंट्स में हम बता सकते हैं, हम उस चीज़ को अगले वीडियो में सुधार सकते हैं। तो चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास का ये जो है वो भाग पहला है, अब इसका दूसरा भाग जो है वो अब दूसरे वीडियो में आएगा। तो चलिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।